आज हमारे हिंदी आशुलिपि की प्रथम क्लास है। इसमें सीखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो ये प्रणाली आ रही है, ये एक ऋषिलाल अग्रवाल की ऋषि प्रणाली है। इसको सीखने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है व्यंजनों की लंबाई। व्यंजनों की लंबाई जो हम धीरे धीरे सीखेंगे उसको आधार बना के, जैसे व्यंजनों की लंबाई होनी चाहिए इसमें 3/10 इंच, या उसे हम 0.8 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या जिसको हम 8 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। दूसरी बात, हमें नोटबुक जो स्टेनो सीखेंगे हम, उसकी नोटबुक की लंबाई हमें उन दोनों लाइनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रहे, या उसे 3/10 इंच में हमको लेनी है। साथ ही साथ हमें इन चीजों की उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हमें ऋषिलाल प्रणाली के एक बुक चाहिए जो इस तरह से दिखेगी। आपको एक नोटबुक कैरी कर लेनी है। साथ ही आपको एक स्टेनो की नोटबुक जो इस तरह से रहेगी। मैंने इसकी मार्जिन आपको बता दिया है कि इसकी लंबाई क्या रहेगी। साथ ही साथ इसमें आपको एक स्टेनो की पेंसिल लगेगी जो इस तरह की रहेगी। ये स्पेशल पेंसिल होती स्टेनोग्राफी लिखने के लिए। साथ ही साथ आपको चाहिए एक कटर की आवश्यकता जो इस तरह से रहेगा। और हमें एक नियम लिखने के लिए, स्टेनो में काफी नियम होते हैं, उसे लिखने के लिए हमें A4 साइज की एक कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो रही हमारी कॉमन बातें जो हमें स्टेनो सीखने के लिए ध्यान रखना है। अब हम इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। इसे लिखने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें हिंदी आशुलिपि की क्लास को प्रारंभ करना है। इसमें हमें महत्वपूर्ण चीजें देखनी है कि इसका आधार क्या है स्टेनो के बनने का। तो इसका जो आधार है वो है हमारा गणित। क्या है हमारा आधार इसका? गणित। जैसे हमने अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, हमें रेखाएं, ज्यामिति की रेखाएं, ये सब का उपयोग होता है। इसकी जो प्रमुख रेखाएं होती है वो आधारित है ज्यामिति की रेखाओं पर स्टेनोग्राफी आधारित होता है। अब इस ज्यामिति की रेखाओं में रेखा जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है सरल रेखा। सरल रेखा से मेरा तात्पर्य है कि जो रेखा सीधी होती है, जिसमें कोई कर्व नहीं होता, और जो कोण बनाती है वो होती है हमारी सरल रेखा। इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से। ये हो गया हमारे सरल रेखा का एक समूह। उसी प्रकार से एक होती है हमारी वक्र रेखा। वक्र मतलब होता है घुमा हुआ, मतलब जो रेखाएं घूमी हुई होती है उसे हम किसकी श्रेणी में लेते हैं? वक्र रेखाओं की श्रेणी में लेते हैं, जो इस तरह से बनती है। तो ये तो हो गए हमारे रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार में दो, एक सरल रेखा और दूसरा हमारा वक्र रेखा। अब हमने रेखाओं के बारे में जानने के बाद इसकी दिशा के बारे में जानना है कि इसकी दिशाएं क्या होती हैं। तो यहां हम नोट डाउन कर लेंगे।
तो सबसे पहला आता है इसमें जो रेखा ऊपर से नीचे आती है, इसकी एक आधार बना सकते हैं हम ऐसा, तो उसे क्या कहते हैं हम? अधोगामी। जो रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधोगामी। दूसरा, जो रेखा नीचे से ऊपर जाती है, इस तरह की, इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वगामी। इसी का तीसरा प्रकार होता है जो रेखा बायां से दायां इस प्रकार से, उसे क्या कहते हैं हम? अग्रगामी। तो रेखा की कितनी दिशा हो गई हमारी? 3। जो रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसे क्या कहते हैं हम? अधोगामी। जो रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वगामी। और जो रेखा बाएं से दाएं तरफ जाती है उसे क्या कहते हैं हम? अग्रगामी। तो हमारा जो व्यंजनों का समूह है इस आधार में बना हुआ है। प्रकार हो गए हमारे 2 और उसकी दिशा हो गई हमारी 3। नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब स्टेनो के बनने के कितने नियम होते हैं ये भी हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बनने के नियम होते हैं 3। सबसे पहले सुचारुता। सबसे पहला नियम है इसका सुचारुता। जब हम आशुलिपि सीखते हैं या स्टेनो सीखते हैं तो हमें एक बात बहुत ध्यान से रहना चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ को लिखते समय ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने किसी चीज़ को चालू किया है, व्यंजनों को बनाना चालू किया है, तो हम कंटिन्यू में बनाएंगे। अपने हाथों को रोकना नहीं है, मतलब जब तक हमारा काम खत्म ना हो तब तक हमें अपने हाथों को नहीं रोकना है। तो ये क्या होता है हमारा सुचारुता का एक उदाहरण। दूसरा आता है पंक्तिबद्धता। पंक्तिबद्धता मतलब हमें जो व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं स्टेनो में, तो हमें एक पंक्ति के आधार में ही करना है।
किसी को बहुत ज़्यादा ऊपर, किसी को बहुत ज़्यादा नीचे, किसी को ऐसा नहीं, हमें एक पंक्ति के आधार में बनाना है, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, बीच में तो बीच में। हमें इन बातों का ख्याल आप बिल्कुल रखना है। तीसरा, तीसरा नियम आ रहा है हमारा सुस्पष्टता। सुस्पष्टता का अर्थ है साफ सुथरा। साफ सुथरा मतलब हमें स्टेनो के व्यंजनों का निर्माण करते समय अपनी कॉपी को साफ सुथरी रखनी है, अच्छे से साफ सुथरे व्यंजन बनाने हैं। रबर का इस्तेमाल आपको मिटाने के लिए ज़्यादातर नहीं करना है। जैसे मैं लिख के देख रहा हूं, ये हमें व्यंजनों का निर्माण करते समय एकदम साफ स्वच्छ बनाना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अब हम थोड़ा सा हिंदी के बारे में थोड़ी सी पुरानी जानकारी, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था व्यंजन वर्णमाला हिंदी में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको बाद में कुछ दिक्कत ना हो और आपको सहूलियत से ये सब व्यंजन का निर्माण हो सके। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम बचपन में हिंदी पढ़ते थे, इसमें कितने वर्णमाला होती है हिंदी में? 52। अब ये 52 वर्णमाला होने पर कुछ व्यंजनों का समूह है, कुछ इसमें स्वर मतलब मात्राएं हैं, और कुछ है हमारे संयुक्त व्यंजन। तो हम स्टेनो और हिंदी दोनों को मिलाकर देखते हैं क्या अंतर है दोनों में। तो सबसे पहले हिंदी लिख लेते हैं हम, फिर उसके बाद व्यंजन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मात्रा जिसको हम स्वर कह सकते हैं, उसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी में, और यहाँ पर हम स्टेनो को भी लेते हैं, तो हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजन मतलब प, फ, ब, ल, म, श, ये क्या है? हमारे व्यंजनों का समूह है। तो हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 35। आपकी स्टेनोग्राफी में कितने होते हैं? 33। हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। स्टेनो में कितनी मात्राएं होती हैं? 12। हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4। और हम स्टेनो में भी उसी को उतना ही मानते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है? तो संयुक्त व्यंजन की जो 4 श्रेणी है वो होती है इस तरह से। सबसे पहला आता है उसमें त्र। क्या आता है? त्र। अब संयुक्त मतलब क्या होता है? ग्रुप, एक से अधिक। तो ये त्र किससे मिलकर बना है? त प्लस र से। दूसरा आता है हमारा ज्ञानी का ज्ञ, ये किससे मिलकर बना है? ग प्लस य से। तीसरा है हमारा श, जो किससे मिलकर बना है? स प्लस र से। एक होता है हमारा छ, वो किससे मिलकर बना है? क प्लस स से। इस प्रकार संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जिसकी आकृति हमने यहां बना दी है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम आ जाते हैं व्यंजनों के निर्माण में। व्यंजनों का निर्माण। अब सबसे पहले ये आधारित किस पे है, थोड़ा पुराने चीज देख लेते हैं, गणित पे, जो ज्यामिति की रेखा पर आधारित होता है। ठीक, अब इसके निर्माण के लिए सबसे पहले हम थोड़ा वृत्त को देख लेते हैं। मैं यहाँ 3 वृत्त का निर्माण कर रहा हूँ। ठीक, एक पूर्ण वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है, 360 अंश का। अगर मैं इसे आधे भाग में डिवाइड कर दूं, आधा कर दूं, तो इसका कोण का आंसर कितना हो जाएगा, 180 180। और इसे मैं 4 भागों में डिवाइड कर दूं या बांट दूं, तो कितना हो जाएगा, ये 90 अंश में। इस 90 अंश वाले को क्या कहा जाता है, समकोण। समकोण मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या है, अब समान है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, समकोण। अभी हमें किसकी आवश्यकता है, 180 अंश की। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। अब आगे, अब मैंने कहा था कि मैं 180 अंश वाले कोण से इसका निर्माण करने जा रहा हूं। ठीक, तो मैंने रेखा कैसे खींची इसकी, बाएं से दायां। हमने पुराने नियम में लिखा था कि जो रेखा बाएं से दाएं जाती है उसे क्या कहते हैं, हम अग्रगामी कहते हैं। अब मैं 90 अंश से लेता हूं, ये रेखा कैसी आ गई है, ऊपर से नीचे। ये जो डायरेक्शन है आपके समझने के लिए है कि रेखा कैसे आई है, ऊपर से नीचे। और ये रेखा कैसे गई है, बाएं से दाएं की तरफ। ये कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। इसको मैं 0 कह लेता हूँ और इसको कितना कह लेता हूँ, 80 कह लेता हूँ। ठीक, यहाँ जो हम त्रिज्या या चाप इसको लेंगे तो कितने अंश का लेंगे, हम 30 अंश का लेंगे। तो अगर मैं 90 में 30 जोड़ देता हूं तो कितना कहला जाएगा, ये 120। रेखा कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे। अगर मैं 0 से चालू करता हूं तो 90 में अगर 30 घटा देता हूं तो क्या हो जाएगा, 60। ये भी रेखा कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे। और एक रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक हमारा पूरा कोण बन चुका है, जो 180 अंश का आधा हमने वृत्त लिया था। 0 30, क्योंकि त्रिज्या और चाप हम 30 अंश का कोण ले रहे हैं, फिर 60, फिर 90, 120 और 150 का काम नहीं है, 150 और सीधा 180। अब हम इस वृत्त से व्यंजनों का निर्माण सीख रहे हैं। तो अगर हम वर्ग कहें स्टेनो में, तो उसमें कितने व्यंजन समाहित होंगे, 4। तो जो 120 अंश का कोण है, ये क्या है हमारा, प वर्ग। क्या है हमारा, प वर्ग। अब वर्ग कहा तो कितने व्यंजन समाहित होंगे उसमें, 4। आइए इसका निर्माण करते हैं। प का उच्चारण जब हम करते हैं
तो उसका जो उच्चारण होता है हमारे होठ से होता है। जब दो होठ होठ से चिपकते हैं तो सामने हमारे प का उच्चारण होता है। और ये एक वर्ग है जिसमें 4 व्यंजन होंगे, तो हम इसमें लिखकर देखते हैं। प वर्ग कितने अंश का कोण बना रहा है? 120 अंश। ठीक। अब इसका निर्माण करते समय हमें ध्यान रखना है कि कुछ हल्के व्यंजन होंगे और कुछ गाढ़े व्यंजन होंगे। हल्का व्यंजन बनाने के लिए आपको क्या करना है? हल्के हाथों से उस व्यंजन को बनाना है, और गाढ़े व्यंजन को अगर बनाना है आपको तो एक बार में गाढ़ा बनाना है, आपको दोबारा उसमें पेंसिल नहीं चलानी। अगर बाई चांस आपसे गलती होती है तो दूसरा प्रयास करिए, वो प्रयास से ही आप किसी व्यंजन को अच्छे से बना पाएंगे। तो इसके वर्ग होते हैं, पहला प, दूसरा आता है हमारा फ, तीसरा आता है हमारा ब, और चौथा आता है हमारा भ। अब अगर मैं इस दिशा में खड़ा हूं तो प वर्ग कौन से हाथ से हमारे आ रहा है? बाएं हाथ से। रेखा कैसी आ रही है? ऊपर से नीचे की तरफ। और ये जो व्यंजन है, पहला व्यंजन होता है हल्का, दूसरा व्यंजन होता है हल्का होके कटा हुआ, तीसरा व्यंजन होता है हमारा गाढ़ा, और चौथा व्यंजन होता है हमारा गाढ़ा होके कटा हुआ। अब निर्माण करते हैं। प क्या है हमारा? हल्का। एक बार में हमने बनाया ऊपर से नीचे जैसे रेखा जा रही है। दूसरा व्यंजन हमारा हल्का होके कटा हुआ, तो हमने हल्के हाथों से लिखा और इसे बीच से छोटा सा काट दिया, तो क्या बन गया? प और फ में क्या अंतर है? प हल्का है और फ हल्का बना है परंतु बीच से कटा हुआ है। ब बनाने के लिए क्या लिखा है? गाढ़ा। उसको एक बार में आपको क्या बनाना है? गाढ़ा बनाना है। इन दोनों आउटलाइन से ब क्या है हमारा? गाढ़ा है। और चौथा व्यंजन गाढ़ा होके कटा हुआ, एक बार में लंबाई, और उसे बीच से हल्का सा काट देना है। अब चारों व्यंजनों में अंतर है। प हल्का है, फ क्या है? हल्का होके कटा हुआ है, ब इन दोनों से गाढ़ा है, और भ सबसे ज्यादा गाढ़ा परंतु बीच से कटा हुआ। ये है आपका प वर्ग जो 120 अंश का कोण बनाता है। इसे भी लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा 90 अंश। ये है हमारा ट वर्ग। अब वर्ग का तो कितने व्यंजन होंगे? उसमें 4। कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का। इसे भी लिख लेते हैं हम। ट वर्ग 90 अंश का कोण बना रहा है। अब रेखा किसी पे आधारित है, तो ट की रेखा जैसे मैं खड़ा होता हूं इस दिशा में, तो हमारे सीधे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे आने वाली रेखा को हम पहले देख चुके हैं, उसे अधोगामी कहते हैं। तो पहली रेखा, इसमें वर्ग लिख लेते हैं पहले। ट, ठटेरे का ठ, डमरू का ड, और ढक्कन का ढ। अभी मैंने बिंदी नहीं लगाई, मैंने सिंपल ड और ढ लिखा हुआ है। सबसे पहले ट आ रहा है, रेखा कैसे आ रही है? ऊपर से नीचे। कैसी रेखा है ये? हल्की रेखा। दूसरा ठ क्या है हमारा? हल्का तो लिखा हुआ है परंतु क्या है? बीच से कटा हुआ है। ड क्या है हमारा? गाढ़ा। एक बार में इसे गाढ़ा लिखना है। और ढ क्या है हमारा? गाढ़ा होके बीच से कटा हुआ। तो हल्का व्यंजन हल्का होके कटा हुआ, गाढ़ा व्यंजन गाढ़ा होके कटा हुआ। ट क्या है? एक वर्ग है जिसमें 4 व्यंजन है, ट, ठ, ड और ढ। आप इसे भी लिख लीजिए।
अब आता है हमारा 60 अंश का, ये है हमारा च वर्ग। क्या है हमारा? च वर्ग। अब वर्ग कहा तो कितने व्यंजन होंगे इसमें? 4। इसे भी लिख लेते हैं हम, च वर्ग कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। अब वर्ग कहा तो कितने व्यंजन होंगे इसमें? 4। लिख लेते हैं, च छाते वाला छ, जहाज वाला ज और झंडे वाला झ। रेखा कैसे आ रही है? दाएं हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? अधोगामी कहते हैं। अब च का ये क्या है? हल्का व्यंजन, हल्के हाथों से लिखा हुआ। छ क्या है? हल्के हाथों से लिखा परंतु बीच से काटा गया। ज क्या है हमारा? एक बार में गाढ़ा लिखा जाने वाला व्यंजन। और झ क्या है हमारा? गाढ़ा परंतु बीच से कटा हुआ। छ एक वर्ग है जो 60 अंश का कोण बनाता है, जो च, छ, ज और झ पर आधारित है। इसी भी लिख लीजिए आप। अब यहां पर एक दिख रहा है आपको नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा। नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। ये कितने अंश का कोण बनाता है? 30। ये केवल क्या है आपका? र। क्या है ये? र। वर्ग नहीं है, ये केवल एक सिंगल व्यंजन है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊर्ध्वगामी, जो कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। अब हम नीचे एक रेखा दे रहे हैं, वो किधर से किधर जा रही है? बाएं से दाएं की तरफ जा रही है। हमने देखा था कि बाएं से दाएं जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? अग्रगामी कहते हैं। अब ये 180 अंश का है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? क वर्ग। क्या है ये आपका? क वर्ग। अब वर्ग कहा तो कितने व्यंजन होंगे उसमें? 4। आइए उसका निर्माण करते हैं। यहाँ लिखते हैं, क वर्ग कितने अंश का कोण बनाता है? 180 अंश का। लिख लेते हैं इसको। तो रेखा कैसे गई है? बाएं से दाएं की तरफ। अब वर्ग है तो इसे पूरा लिख लेते हैं। पहला क, खरगोश वाला ख, गमले वाला ग और घड़ी वाला घ। रेखा कैसे गई है? बाएं से दाएं। अब पहला व्यंजन क्या होगा हमारा? हल्का। दूसरा व्यंजन क्या होगा हमारा? हल्का होके कटा हुआ। तीसरा व्यंजन क्या होगा हमारा? गाढ़ा। और चौथा व्यंजन क्या होगा हमारा? गाढ़ा होके कटा हुआ। तो इसको भी लिख लीजिए आप। इस प्रकार से हमने एक अर्धवृत्त के निर्माण से सरल व्यंजनों का एक समूह देखा, जिसमें हमें 120 में प वर्ग, 90 में ट वर्ग, 60 में च वर्ग और 30 अंश के कोण में हमको र और 180 अंश में हमें क वर्ग का निर्माण मिला।